नमस्कार दोस्तों। आर ओ यूपी में जो आर ओ की वैकेंसी आई है 2023 में, उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन बातों पे हमें चर्चा करना है कि आर ओ में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से प्रश्न आता है। आज थोड़ा सा समय मिला है, तो इस बात पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए, ज्ञान के लिए, कि आर ओ में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से प्रश्न आता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आर ओ में दो पेपर होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर ओ और ए आर ओ को समीक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। इसे आर ओ को समीक्षा अधिकारी भी कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि आर ओ ए आर ओ में दो पेपर होते हैं और आर ओ ए आर ओ को ही समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। अब देखिए, आर ओ ए आर ओ में जो दो पेपर हैं वो कौन कौन से पेपर हैं। तो देखिए, आर ओ और ए आर ओ में दो पेपर है। दो पेपर में जो फर्स्ट पेपर है वो है सामान्य अध्ययन का और सेकंड जो है वो है सामान्य हिंदी का। जो सेकंड पेपर है वो है सामान्य हिंदी का। तो आर ओ ए आर ओ में दो पेपर, पहला पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन का है और दूसरा जो सेकंड है वो सामान्य हिंदी का है। अब इसके बाद सामान्य अध्ययन की जहाँ तक बात है, सामान्य अध्ययन जो कि पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, इसमें कुल 140 प्रश्न आते हैं। 140 प्रश्न आते हैं। मतलब सामान्य अध्ययन जो है फर्स्ट पेपर आर ओ ए आर ओ में, इसमें कुल 140 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 140 प्रश्न आते हैं। जबकि सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी में। मतलब सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न और सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं। और 60 प्रश्न के लिए 1 घंटा का समय मिलता है। 1 घंटा का समय पेपर के लिए मिलता है। मतलब 60 क्वेश्चन में 60 मिनट मिलता है, 1 घंटा मिलता है आपको 60 प्रश्न करने के लिए सामान्य अध्ययन में। अर्थात दोनों पेपर मिलाकर सामान्य अध्ययन प्लस सामान्य हिंदी को मिलाकर 140 प्लस 60 इक्वल टू 200 प्रश्न है। 200 प्रश्न मतलब सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का मिलाकर क्वेश्चन 140 प्लस 60 इक्वल टू 200 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 200 प्रश्न है। और इन 200 प्रश्नों में यदि आप ध्यान से देखेंगे, इन 200 प्रश्नों में 140 सामान्य अध्ययन
इसके लिए समय, इसके लिए समय 2 घंटा होता है। कितना होता है? 2 घंटा। मतलब 200 प्रश्न होता है, जिसमें से 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन है। इसके लिए समय 2 घंटा मिलता है। कितना मिलता है सामान्य अध्ययन के लिए? 2 घंटे का समय आपको सामान्य अध्ययन के लिए मिलेगा। और हिंदी के लिए आपको समय मिलेगा, हिंदी के लिए आपको 60 मिनट समय मिलता है। 60 क्वेश्चन के लिए, 60 मिनट 60 क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलता है। हिंदी के लिए 60 मिनट 60 क्वेश्चन होता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि यदि आप जीएस के 140, मतलब जीएस मतलब सामान्य अध्ययन के 140 में से यदि आप जनरल में 85 और हिंदी में 50 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन में कितना? 85 और हिंदी में कितना? 50 क्वेश्चन यदि आप कर देते हैं, 50 क्वेश्चन यदि आप कर देते हैं, मतलब 85 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन और 50 क्वेश्चन हिंदी, मतलब 135 क्वेश्चन यदि आप कर देते हैं और आपको 135 मार्क्स यदि आ जाता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका सिलेक्शन क्या है? पक्का है। मतलब 85 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन और 50 क्वेश्चन यदि आप जीएस में ला देते हैं, तो सामान्य वर्ग में 135 क्वेश्चन में आप एकदम सुरक्षित हैं। क्योंकि इस बार थोड़ी सीट भी ज़्यादा है, तो 125 भी जा सकता है। लेकिन 85 और 50 का यदि आप टारगेट रखते हैं, तो 135 में मान के चलिए कि आप सुरक्षित है। क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग भी है। इस चीज़ को भी ध्यान में देना है कि 1/3 माइनस मार्किंग भी है। तो आप कोशिश करिए कि सामान्य अध्ययन में 85 और हिंदी में 50 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। यदि हम लोग सही कर लें 135 क्वेश्चन, तो हमारा सिलेक्शन एकदम मतलब प्री में होने लायक क्या, एकदम 100% प्री में आप हो जाएंगे। 130-135 क्वेश्चन यदि सही होता है जनरल में, तो आप लगभग अपने को अंदर मानिए। उसके बाद अब बातें ये आ रही हैं कि सामान्य अध्ययन में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सामान्य अध्ययन में पढ़ना क्या है। तो पहले तो ये मान के चलिए कि सामान्य विज्ञान आता है, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो सामान्य विज्ञान के होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन का होता है। उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के अलावा आपको भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आप भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों को मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि इतिहास में, मतलब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आप इतिहास में मान के चलिए, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। मॉडर्न वाला जो पोर्शन है, जो आधुनिक भारत है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अन्यथा इतिहास में 15 से 20 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए कि इतिहास में आना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद आपका अर्थव्यवस्था भी आता है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर डेटा वाला प्रश्न पूछता है।
डेटा वाला जो क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा होता है। डाटा वाला जो क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा होता है। जैसे आपको कभी कभी बजट से प्रश्न पूछता है, जैसे बजट से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपको बजट से प्रश्न पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में, या फिर बजट में कोई भी डेटा पूछा जा सकता है। तो दूसरी बात, आपको इसी में आप यदि देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में ही आपको फसल के बारे में, फसल उत्पादन के बारे में पूछता है। डेटा उत्पादन डाटा पूछा जाता है कि जैसे कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चावल, या गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये इस तरह के प्रश्न भी फसल उत्पादन में पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में एक बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है। बैंकिंग सेक्टर में जैसे आपको रेपो रेट, उसके बाद दूसरा रिवर्स रेपो रेट, मतलब उसके बाद आपसे रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद बैंक दर, इन सब चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद मौद्रिक नीति से पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति, जो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है आरबीआई की, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये कुछ इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक। आप डेटा ज़रूर याद करें कि फसल का डेटा कि कौन सा फसल किस राज्य में है। उसके बाद जो खनिज पदार्थों का है उसको याद करें। उसके बाद डेटा जो बजट में है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमी सर्वे, इसको भी देखने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक सर्वे को। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बाद आपको बजट देख लेना चाहिए, बजट आपको देखना चाहिए, बजट। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी देखना चाहिए, सर्वे से भी प्रश्न आता है। इस बार तो यूपीपीसीएस में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछा था, तो हो सकता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से इस बार प्रश्न पूछ दे। तो इन तमाम टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जहाँ तक हमें लगता है कि अगली जो बातें हैं वो है भूगोल की। तो भूगोल में भी लगभग 15-20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पर्यावरण भी शामिल होता है, जिसमें पर्यावरण भी शामिल होता है भूगोल में 15 से 20 प्रश्न है जिसमें पर्यावरण भी होता है। इसके साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें मानचित्र से प्रश्न खूब आते हैं। मानचित्र से संबंधित, मानचित्र से भी प्रश्न आपको 5 से 7 प्रश्न मानचित्र से भी आ जाते हैं। तो भूगोल में ये नहीं, ये भारत और विश्व, भारत प्लस विश्व, ये दोनों का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। और ख़ास करके मानचित्र को पढ़िए, और इसी में पर्यावरण भी होता है। तो 15-20 क्वेश्चन तो आप भूगोल में लेकर चलिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप भूगोल में आपको पढ़ के चलना है, और इसमें पर्यावरण के भी प्रश्न रह सकते हैं। तो भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल और पर्यावरण भी पढ़ना है, खास करके मानचित्र पे विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आपको नगरीकरण से भी प्रश्न आ सकता है, नगरीकरण से। लेकिन जनगणना से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जनगणना। तो जनगणना जो है खास करके 2011 वाला, उसमें से 2-3 प्रश्न आ सकता है। आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 क्वेश्चंस जरूर नगरीकरण से पूछा है। तो जनगणना 2011 से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। और नगरीकरण का डेटा याद करिएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीकरण की संख्या है, किस देश में सबसे अधिक नगरीकरण की संख्या है, इन चीज़ों को याद रखना है। तो नगरीकरण से भी प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपका करेंट अफेयर्स। यदि आपका करेंट अफेयर्स तैयार नहीं है, यदि समसामयिक विषय करेंट अफेयर तैयार नहीं है, सबसे बड़ा पोर्शन होता है 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन आपका
करेंट अफेयर्स से होता है। और यदि आप करेंट अफेयर्स नहीं तैयार किए तो आप मान के चलिए कि आपका कुछ भी तैयार नहीं है। इसीलिए करेंट अफेयर्स से मित्रों मुझे लगता है कि करेंट अफेयर्स 20-25 है तो 6 से 8 मंथ का करेंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि जब तक करेंट अफेयर्स आपका तैयार नहीं होगा तब तक होने की संभावना शून्य है। इसलिए करेंट अफेयर्स बहुत बड़ा पोर्शन है और निश्चित रूप से आप करेंट अफेयर्स को पढ़िए। और करेंट अफेयर्स को जब तक नहीं पढ़ेंगे आपका नहीं होगा, ये तो मान के चलिए। इसीलिए करेंट अफेयर्स को पढ़िए। उसके बाद यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित प्रश्न आते हैं लेकिन कम रहते हैं, संबंधित प्रश्न लेकिन कम होता है प्रश्न। 5 से 7 प्रश्न मान के चलिए कि यूपी से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। और बजट यूपी का पढ़ लीजिए, नया वाला बजट। आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये 2 चीज़ तो यूपी से ज़्यादा पूछ सकता है। और यूपी के जो लोक नृत्य हैं और जो धार्मिक स्थल है, इन सब से भी प्रश्न रहता है। इसीलिए यूपी से 5 से 7 प्रश्न रहने की संभावना है। बहुत ज़्यादा तो आज तक नहीं पूछा है, लेकिन 5-7 प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा यूपी के समसामयिक या करेंट अफेयर्स को भी देख लीजिए। तो ये जो है ये मुख्य रूप से आपके जीएस का सिलेबस है और यही सब चीज़ें हमें पढ़ना भी है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। उसके बाद हिंदी में मात्र 6 टॉपिक है। हिंदी में 6 टॉपिक हैं और 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन है और 6 टॉपिक है। 60 क्वेश्चन और 6 टॉपिक, 6 ही टॉपिक है, 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। तो ये 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 6 टॉपिक कौन है। तो इस 6 टॉपिक में विलोम है, उसके बाद आपका पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद विशेष्य और विशेषण है, मतलब विलोम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेष और विशेषण है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और विशेष और विशेषण है। इसके साथ साथ आपको तत्सम और तद्भव शब्द भी है। इसके अलावा तत्सम और तद्भव शब्द भी पूछा जाता है। तो आपको तत्सम और तद्भव भी याद कर लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन या इवन मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन कम से कम तत्सम और तद्भव में भी रह सकता है। तो तत्सम और तद्भव के अलावा एक और बचा है जो कि आपके महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में है, वो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि मतलब वाक्य दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा एक वाक्य सही है। या वर्तनी में स्पेलिंग दिया रहेगा, आपको कोई भी स्पेलिंग दे देगा और फिर पूछेगा कि ये इसकी वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है। 4 ए बी सी डी 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछेगा कि इसमें वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है। वाक्य जो है दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा एक वाक्य गलत है या निम्न में से कौन सा एक वाक्य सही है। तो ये जो 6 टॉपिक है जिसको आप देख रहे हैं, ये जो 6 टॉपिक है, आप यदि इन 6 टॉपिकों को विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष्य, उसके बाद तत्सम और तद्भव भी पूछा जाता है और उसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि,
ये दोनों ही मिलाकर, ये दोनों ही आप कह लीजिए कि सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये है, क्या पढ़ना है ये है। यदि आप सामान्य अध्ययन के बारे में पूछें कि सामान्य अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण, तो मैं ये कहूँगा कि करेंट अफेयर्स को निश्चित रूप से पढ़िए। करेंट अफेयर्स यदि आप पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 20-25 प्रश्न करेंट अफेयर्स का रहता है, तो करेंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िए और इन जितना चीज़ मतलब एक डिस्कशन हुआ है ज्ञानवर्धन के लिए, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और लाभ मिलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, सही बात है, हमने जो बताया था वो बात सही है। तो ये जानकारी थी RO ARO एग्ज़ाम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी।